हम आज जिस कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं, उसकी नींव सदियों पहले रखी गई थी। आज हम उन शक्तिशाली एशियाई साम्राज्यों और उनके विशाल व्यापार नेटवर्क्स की कहानी जानेंगे, जो सिर्फ रेशम के धागों से नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों से भी जुड़े थे। ये एक शुरुआती ग्लोबल नेटवर्क की अनसुनी कहानी है। तो इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हमारा सफर शुरू होगा तांग राजवंश के सुनहरे दौर से। फिर हम देखेंगे कि कैसे मंगोलों के आने से इतिहास का नक्शा ही बदल गया। हम एक मशहूर यात्री मार्को पोलो के साथ सफर पर निकलेंगे और फिर मिलेंगे समुद्र के उन बेताज बादशाहों से जिन्होंने लहरों पर राज किया। और आखिर में इन सभी कड़ियों के जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आज की दुनिया का ताना बाना कैसे बुना गया था। ये टाइमलाइन हमारी कहानी के कुछ मुख्य किरदारों को दिखाती है। हम 8वीं सदी के ताकतवर तांग राजवंश से शुरू करेंगे, फिर समुद्र पर राज करने वाले श्री विजय साम्राज्य को देखेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे 13वीं सदी में मंगोलों के आने से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब चीन दुनिया का एक तरह का पावर हाउस था। ये तांग राजवंश का सुनहरा युग था, एक ऐसा समय जब सिल्क रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि समृद्धि की एक जीवन रेखा थी। देखिए, तांग राजवंश को यूं ही सुनहरा दौर नहीं कहा जाता। उन्होंने अपना साम्राज्य मध्य एशिया तक फैलाया, जिससे एक ऐसी शांति और स्थिरता का माहौल बना जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और इसी शांति ने व्यापार के लिए वो रास्ते खोल दिए जो पहले बंद थे। जब हम सिल्क रोड का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? रेशम, है ना? लेकिन कहानी सिर्फ रेशम की नहीं थी। चीन से बेहतरीन चीनी मिट्टी के बर्तन और कीमती जेट पत्थर जैसे लग्जरी आइटम ऊंटों के कारवा पर लदकर पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत के बाजारों तक पहुंचते थे। और ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था। तांग चीन ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे। अरब, फारस और भारत के व्यापारी समुद्री और जमीनी दोनों रास्तों से कैंटन जैसे शहरों में आते थे और कई तो वहीं बस जाते थे। मतलब ये संस्कृतियों का एक असली संगम था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। अब मंच पर एक ऐसी ताकत आने वाली थी जो पूर्वी एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी। ये मंगोलों के आने का वक्त था। तांग और सुंग राजवंशों के कमजोर पड़ने के बाद मंगोल एक तूफान की तरह आए। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने साथ विनाश भी लाए, लेकिन उसी विनाश की राख से उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। अपनी बिजली की तेजी से चलने वाली और बेहद अनुशासित घुड़सवार सेना के दम पर मंगोलों ने वो कर दिखाया जो पहले कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने सदियों से बटे हुए उत्तरी और दक्षिणी चीन को एक झंडे के नीचे एकजुट कर दिया, और ये एक विशाल साम्राज्य की शुरुआत थी। और उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ चीन पर ही नहीं रुकी। उत्तर में कोरिया से लेकर दक्षिण में वियतनाम तक उन्होंने पूर्वी एशिया के अब तक के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे यात्री की जिसकी आंखों ने पूरब और पश्चिम दोनों को देखा। ये कहानी है मार्को पोलो की, और उनका सफर हमें सिल्क रोड की धूल भरी राहों से निकालकर खुले समुद्र की लहरों तक ले जाएगा। वेनिस के इस व्यापारी ने महान मंगोल शासक कुबलई खान के दरबार में कई साल बिताए। उनकी लिखी बातें ही थीं जिसने यूरोप को पहली बार इस रहस्यमयी दुनिया की एक झलक दिखाई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है उनकी वापसी की यात्रा। चीन में इतने साल बिताने के बाद मार्को पोलो जमीन से नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते लौटे। भारत के मालाबार तट से होते हुए इटली तक का उनका ये सफर एक बहुत बड़ा संकेत था कि दुनिया बदल रही थी। अब व्यापार की धुरी जमीन से समुद्र की ओर खिसक रही थी। मार्को पोलो की ये समुद्री यात्रा हमें सीधे उन ताकतों के पास ले जाती है जो इन लहरों पर राज करती थीं। तो सवाल ये है कि कौन थे ये दक्षिणी समुद्रों के स्वामी? चलिए जानते हैं उन शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में। चीन से थोड़ा आगे बढ़ें तो दक्षिण पूर्व एशिया में दो और महाशक्तियां उभर रही थीं, शैलेंद्र और कंबुज साम्राज्य। ये इस इलाके के व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। इनमें से शैलेंद्र राजवंश यानी श्री विजय साम्राज्य एक असली समुद्री ताकत था। लगभग 300 सालों तक चीन जाने वाले हर व्यापारिक जहाज को उनकी इजाजत लेनी पड़ती थी। उन्होंने समुद्र पर एक छत्र राज किया। जरा सोचिए, इनका साम्राज्य कितना फैला हुआ था। सुमात्रा से लेकर फिलीपींस तक ये एक ऐसा साम्राज्य था जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर बना था। एक विशाल और शक्तिशाली समुद्री नेटवर्क।
उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 9वीं सदी के एक अरब लेखक ने लिखा था कि सबसे तेज जहाज को भी इस साम्राज्य का पूरा चक्कर लगाने में 2 साल लग जाते थे। जरा कल्पना कीजिए कि ये कितना विशाल रहा होगा। और श्री विजय के बाद उनकी विरासत को मजापहित साम्राज्य ने आगे बढ़ाया। उन्होंने इस समुद्री दबदबे को और भी फैलाया और 14वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया। ये समुद्री शक्ति की एक अटूट परंपरा थी। तो अब वक्त है इन सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ने का। हमारे आखिरी खंड में हम देखेंगे कि कैसे जमीन और समुद्र के ये रास्ते मिलकर एक शुरुआती ग्लोबल विलेज बना रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि समुद्र पर सिर्फ श्री विजय का ही राज था। चीन भी अपनी नेवी बना रहा था और दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश बंगाल की खाड़ी में एक बड़ी ताकत था। समुद्र पर कंट्रोल के लिए एक बड़ी होड़ लगी हुई थी। ये सभी साम्राज्य जिस एक चीज के लिए लड़ रहे थे वो थे समुद्री संचार मार्ग। इन्हें आप उस जमाने के समुद्री हाईवे समझ लीजिए, और जो भी इन हाईवे पे कंट्रोल रखता था वही दौलत और ताकत का असली मालिक होता था। और इसका एक जीता जागता सबूत हमें 10वीं सदी में मिलता है, जब दक्षिण भारत के चोल शासक ने व्यापार के रास्तों को खुला रखने के लिए अपनी नौसेना सुमात्रा तक भेज दी। ये इस बात का साफ प्रमाण है कि भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक ये दुनिया कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। व्यापार और शक्ति के ये सदियों पुराने नेटवर्क, क्या ये हमारी आज की ग्लोबल दुनिया का आईना नहीं है? शायद इतिहास हमें यही बताता है कि हम हमेशा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।